हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल द रेडिकल क्लासेस। आज हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। ब्रेन जो होता है वो एक प्रकार से जो भी हमारी बॉडी होती है उसके ऊपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना, कौन सा हमें काम किस वक्त करना चाहिए, हर एक एक्टिविटी जो होती है उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन जो होता है वो एक बोन होती है जिसे बोला जाता है क्रेनियम। क्रेनियम बोले तो ये एक बोन नहीं होती, 8 बोन होती हैं, 8 हड्डियां होती है, उसका समूह होता है जिसे क्रेनियम बोला जाता है। और हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो उस 8 हड्डियों के द्वारा जुड़ा रहता है। ये सारी की सारी हड्डियां होती हैं, ये कनेक्ट रहती है एक दूसरे से, वो होता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं ये आठों के आठों हड्डियां, और एक हार्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसे क्रेनियम बोला जाता है। और इस क्रेनियम के अंदर हमारा जो ब्रेन होता है वो सुरक्षित रहता है। लेकिन ये जो ब्रेन होता है, ये सपोज करो ये हमारा क्रेनियम है, इस क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन है। तो हम जब हिलते हैं तो उस वजह से जो हमारा ये हार्ड स्ट्रक्चर होती है बोन, इसके साथ में इसके संपर्क में आने की वजह से ब्रेन का कुछ पार्ट हिल डुल सकता है या फिर ब्रेन को हानि हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को टच में आने से रोकती है, जिसे बोला जाता है मेनिंजोइड। ये मेम्ब्रेन होती है मेनिंजोइड, जो क्या काम करती है, ब्रेन के ऊपर होती है, मस्तिष्क के ऊपर होती है, और मस्तिष्क और क्रेनियम को मतलब कि जो भी रगड़न होती है उससे बचाती है और ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। बाहर की चोटों से जो क्रेनियम होता है वो हमारी ब्रेन की हेल्प करता है। ब्रेन जो होता है वो न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन सेल स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर होती है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे शरीर की। तो न्यूरॉन जो होती है इससे मिलकर बना होता है हमारा ब्रेन। न्यूरॉन सेल जो होती है इनके अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम क्या काम करता है, ये सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन होता है जिसके अंदर मदद करता है, और सेंट्रोसोम के कारण ही जो कोशिका होती है वो विभाजित होती है। अब न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम होता है वो एब्सेंट होता है। तो इस वजह से जो ब्रेन की जो सेल होती है, ब्रेन के अंदर जितनी भी कोशिका होती है उन सारों के सारे के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो नहीं पाया जाता है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि ब्रेन कैंसर हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, 90% जो होती हैं वो हमारी न्यूरॉन सेल प्रेजेंट होती है। लेकिन 10% कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, न्यूरोग्लियल सेल प्रेजेंट होती है। न्यूरोग्लियल सेल प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है। और इस सेंट्रोसोम प्रेजेंट होने के कारण इन कोशिकाओं में लगातार कोशिका विभाजन होता है और ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। और कैंसर किसे बोला जाता है, यदि कोशिका लगातार विभाजित होती है। वैसे तो हर एक कोशिका विभाजित होती है, लेकिन यदि अनियमित तरीके से यदि कोई भी कोशिका विभाजित होती है तो वो एक कैंसर का ट्यूमर का रूप ले लेती है, और जिसके कारण इंसान की डेथ हो जाती है। और इन न्यूरोग्लियल कोशिकाओं के कारण जो ब्रेन होता है उसकी ट्यूमर होती है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये तो था हमारे ब्रेन के बारे में। ब्रेन का वजन देखें तो ब्रेन का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। यदि गूगल के ऊपर सर्च करें और देखें तो दे रखा है कि फीमेल का जो वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है, और जो मेल होता है उसका वजन 1400 ग्राम होता है। लेकिन एवरेज होता है 1350 से 1400 ग्राम के बीच में मस्तिष्क का वजन होता है। अब हम देखते हैं जो ब्रेन होता है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। हमने अभी पढ़ा कि ब्रेन के अंदर सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं, ट्यूमर कैसी होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे कि जो ब्रेन होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन
और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे वाला, यानी कि फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला आता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पहला आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो 66 यानी कि 66% पार्ट बनाता है ब्रेन का, और इसके अंदर जो भी हमारी याददाश्त शक्ति होती है, यानी कि जिसका सेरिब्रम जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही उसका शार्प माइंड होता है, मतलब कि उसका दिमाग उतना ही तेज चलता है। जिसके किसी के पास में सेरिब्रम जो होता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से इंसान को याद मतलब कि कुछ भी पढ़ता है तो उसको याद हो जाता है तुरंत। किसी को धीरे होता है तो वो सेरिब्रम की वजह से होता है कि सेरिब्रम जो होता है वो जो हमारी याददाश्त शक्ति होती है वो होती है। उसके बाद में आता है थैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है? बाहर के वातावरण का ज्ञान करवाता है। ऐसे याद रखना कि थैला क्या काम आता है? बाहर सब्जियां वगैरह ना हो जाए, मतलब कि बाहर ना चली जाए, इस वजह से हम थैले को काम में लेते हैं। तो थैलेमस क्या काम करता है? बाहर के वातावरण का ज्ञान करवाता है कि बाहर कितना टेम्परेचर है, ठंड है नहीं ठंड है, हमें कंबल ओढ़नी चाहिए, गर्मियों में हम फैन चलाते हैं तो बाहर हमें कौन थप्पड़ मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस सब का जो ज्ञान होता है हमारी स्किन को, वो थैलेमस, यानी कि स्किन के ऊपर कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार की कौन मतलब कि थप्पड़ मार रहा है, या फिर जो बाहर का टेम्परेचर है वो कितना है, उन सब का ज्ञान थैलेमस करवाता है। फिर आता है हाइपोथैलेमस। तो अंदर की जो भी फीलिंग्स होती है, भूख, प्यास, लव, घृणा जो भी होती हैं, सबके ऊपर कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। तो और हाइपोथैलेमस कब एक्टिव होती है? हाइपोथैलेमस जब भी हम गर्म खाना खाते हैं या प्याज वगैरह खाते हैं तो उस वजह से हमारी हाइपोथैलेमस एक्टिव होती है। इसीलिए साधु संत जब भी घर पे आते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं कि हमें ठंडा खाना चाहिए, ठंडा खाना दे दो। और स्टूडेंट लाइफ में भी यही है कि स्टूडेंट को ठंडा खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठंडा खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो उस वजह से हमारी हाइपोथैलेमस जो होती है वो कम एक्टिव होगी। और हाइपोथैलेमस यदि एक्टिव नहीं होगी तो हम जो भी लव वगैरह है, प्यार वगैरह, उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे और आराम से इंसान अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। गुस्सा नहीं आएगा, गुस्से के ऊपर कंट्रोल होगा। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव ना हो इसलिए ठंडा खाना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस क्या काम करती है? दुख, प्रेम, घृणा, प्यास, भूख जो भी होती है सबके ऊपर कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। ये तो हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क जो होता है उसके पार्ट। अब हम पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। एक होता है कॉर्पोरा और दूसरा आता है सेरिब्रल। याद रखना इसमें मैं है और इसमें ल है। ऐसे याद रख लेना कि क ख ख में पहले मैं आता है और उसके बाद में ल आता है। तो कॉर्पोरा और सेरिब्रल ये 2 भाग होते हैं। कॉर्पोरा जो होता है वो हमारे देखने और सुनने के ऊपर कंट्रोल करता है। देखने और सुनने के ऊपर कंट्रोल करता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी बोला जाता है बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखने और सुनने के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो हमारा एक ही पार्ट करता है। तो इंसान या तो एक बार में देख सकता है या सुन सकता है। लेकिन आप बोलोगे कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम तो मूवी किसी इंसान को देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। नहीं, उस टाइम जो हम जितनी ज़्यादा मूवी हम क्यों ध्यान में रखते हैं, क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हम उसको सबसे ज़्यादा सुनते हैं। इंसान को सुनना चाहिए। देखने और सुनने का काम एक ही द्वारा होता है, इसलिए या तो इंसान देख सकता है या सुन सकता है। और वो कौन से भाग द्वारा होता है? कॉर्पोरा भाग द्वारा होता है। उसके बाद में आता है सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या काम करता है? हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, मेरुरज्जु जो होती है, उससे ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक होती है। ब्रेन
और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उन दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक होती है हमारी सेरिब्रल। उसके बाद में आता है हिंड ब्रेन। तो पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? इसके भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम क्या काम करता है? जो भी हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का काम होता है वो सेरिबेलम करता है। इसलिए जो छोटा बच्चा होता है, ये पश्च मस्तिष्क होता है ना, वो हमारे पीछे की साइड में होता है और सेरिबेलम सबसे ज़्यादा पीछे की साइड में होता है। तो हम बोलते हैं कि सेरिबेलम को नहीं मारना चाहिए। इसकी वजह से यदि कुछ बच्चों बचपन के अंदर यदि पीछे किसी कारणवश चोट लग जाती है तो कुछ बच्चे जो होते हैं विकलांग वगैरह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम वाला पार्ट जो होता है वो डैमेज हो जाता है थोड़ा सा, उस वजह से वो बच्चे अपने पैरों के ऊपर नहीं चल पाते हैं किसी कारण। तो सेरिबेलम क्या काम करता है? जो भी हमारा बैलेंसिंग का है, छोटा बच्चा जो होता है वो सही तरीके से नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम वाला पार्ट जो होता है वो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। तो इस वजह से सेरिबेलम वाला भाग क्या काम करता है? बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या काम करता है? मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आती है, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाना चबाना जो भी होता है उन सारों का काम किसके द्वारा कंट्रोल होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा कंट्रोल होता है। जब हम निवाला खाते हैं और जब उसका बोलस बनता है तब तक तो वो कंट्रोल में रहता है, लेकिन जब हम निगलते हैं तो उसके बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा हमारे ब्रेन के जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका मेडुला ऑब्लांगेटा जो भाग होता है उसके द्वारा कंट्रोल रहता है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि ब्रेन की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है और ये इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। याद रखना, जो भी शराब पीने वाला इंसान होता है उसका थैलेमस वाला भाग और सेरिबेलम वाला भाग सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए शराब पीने वाले इंसान के ना तो पैर टिकते हैं और ना हम बाहर से उसको कितनी चोट दे रहे हैं वो पता नहीं चलती है। जब उसका भाग एक्टिव होता है, जब उसकी शराब उतर जाती है तो उसके बाद में उसको पता चलता है कि उस इंसान ने हमें इतना मारा था। क्यों? क्योंकि थैलेमस वाला भाग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बाहर से जो चोटें आ रही हैं या फिर कुछ भी हो रहा है उसे नहीं पता होता। और साथ में ही सेरिबेलम यानी कि उसके पैर जो होते हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता है।